दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक ना। हाँ, संघ लोक सेवा आयोग। बिल्कुल, मतलब यूपीएससी। हम्म। तो इसके बारे में एक बहुत ही आम गलतफहमी है लोगों में। क्या? ज्यादातर लोगों को लगता है कि असली परीक्षा ना उस दिन शुरू होती है जब उम्मीदवार परीक्षा हॉल में बैठकर पसीने से भीगते हुए अपना पहला पेपर खोलते हैं। हाँ, ये तो सब सोचते हैं। लेकिन सच तो यह है कि यह परीक्षा बहुत पहले शुरू हो जाती है। ठीक उसी पल से जब कोई उम्मीदवार अपना लैपटॉप खोलकर ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू करता है। बिल्कुल। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यह सिर्फ एक फॉर्म नहीं है। तो और क्या है? ये एक प्रशासनिक और मनोवैज्ञानिक बाधा दौड़ है, मतलब एक ऑब्स्टेकल कोर्स। सिस्टम असल में ये देख रहा है कि आप दबाव में कैसे काम करते हैं। अरे वाह! और आज की हमारी इस गहरी चर्चा का विषय भी बिल्कुल यही है। हम आज विस्तार से विश्लेषण करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सेवा फ्री एग्जाम 2026 के ऑनलाइन फॉर्म भरने की उस पूरी बारीक और बेहद जटिल प्रक्रिया का, जो कि काफी ट्रिकी है। बहुत ट्रिकी। जो भी उम्मीदवार आईएएस या आईएफएस बनने का सपना देख रहे हैं ना, उनके लिए 24 फरवरी 2026 की तारीख किसी अल्टीमेटम से कम नहीं है। सही बात है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं, देखते हैं कि ये फॉर्म जो देखने में सिर्फ कुछ वेब पेजों का समूह लगता है, असल में उम्मीदवारों के धैर्य और एकाग्रता का पहला टेस्ट कैसे है। तो देखिए, अगर हम इस पूरी प्रक्रिया की एकदम शुरुआत देखें ना, तो सिस्टम को शुरुआत में आपके ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। हाँ, सिस्टम सबसे पहले ये कंफर्म करना चाहता है कि स्क्रीन के उस पार बैठा इंसान असल में है कौन। मतलब कोई बॉट तो नहीं है? बिल्कुल। क्या वो इंसान असल में है भी या नहीं, यहीं से जन्म होता है यूआरएन का। यूआरएन मतलब? यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर। हाँ, बेसिक रजिस्ट्रेशन, जहां उम्मीदवारों को अपनी 10वीं क्लास की डिटेल्स, पासिंग ईयर और रोल नंबर जैसी जानकारी देनी होती है। मैंने पढ़ा कि इसमें डिजीलॉकर का इंटीग्रेशन है। जी। मतलब आप सीधे वहां से अपनी मार्कशीट फेच कर सकते हैं। लेकिन ये काम कैसे करता है? क्या कोई पीछे बैठ के मैन्युअली चेक कर रहा है? नहीं, यही तो ऑटोमेशन की खूबसूरती है ना। अच्छा। जब कोई डिजीलॉकर का विकल्प चुनता है तो यूपीएससी का सर्वर सीधे एजुकेशन बोर्ड के सर्वर से बात करता है। ओके। एपीआई के जरिए। मतलब ये एक डिजिटल हैंडशेक है। सिस्टम को किसी इंसान की जरूरत नहीं है ये चेक करने के लिए कि आपकी मार्कशीट असली है या नहीं। डेटाबेस ने डेटाबेस को वेरीफाई कर दिया। बिल्कुल सटीक। अच्छा, ये तो समझ आता है। लेकिन आइडेंटिटी प्रूफ वाले हिस्से में ना एक बहुत ही अजीब नियम है। कौन सा? सिस्टम ने आधार कार्ड को बहुत स्पष्ट रूप से प्राथमिकता दी है, वो भी ओटीपी वेरिफिकेशन के साथ। हाँ, ये तो है। अब मान लीजिए मेरे पास आधार कार्ड नहीं है या मैं उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं एक वैलिड सरकारी आईडी जैसे कि पैन कार्ड या अपना पासपोर्ट इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है। तो सिस्टम मुझे एक चेतावनी देता है कि मुझे परीक्षा के दिन सेंटर पर पूरे 1 घंटा पहले पहुंचना अनिवार्य होगा। हाँ, ये नियम काफी सख्त है। मेरा सवाल यह है कि बिना आधार वालों के लिए ये 1 घंटे की पेनल्टी क्यों है? पासपोर्ट तो एक टॉप टियर अंतर्राष्ट्रीय पहचान पत्र है ना। क्या सिस्टम उम्मीदवारों को आधार इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर रहा है? देखिए, ये पहली नजर में पेनल्टी जरूर लगता है। हाँ। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान पूरी तरह से लॉजिस्टिक्स और सर्वर लोड मैनेजमेंट पर टिका है। वो कैसे? इसे इस तरह से समझिए, जब आप आधार नंबर डालते हैं तो आपके फोन पर एक ओटीपी आता है। हाँ। जैसे ही आप वो ओटीपी दर्ज करते हैं, यूआईडीआई का सर्वर रियल टाइम में यूपीएससी को बता देता है कि हाँ, ये वही व्यक्ति है। ओके। वेरिफिकेशन में लगे कुल 0 सेकंड। ठीक है, ये तो फास्ट है। लेकिन अब मान लीजिए कि 10 लाख उम्मीदवार फॉर्म भर रहे हैं। अगर उनमें से सिर्फ 1 लाख लोग भी पासपोर्ट या वोटर आईडी लेकर सेंटर पे पहुंचते हैं तो क्या होगा? पता नहीं, टाइम लगेगा। बहुत टाइम लगेगा। पासपोर्ट में कोई ओटीपी नहीं होता। परीक्षा केंद्र पर मौजूद इन्विजिलेटर को हर एक उम्मीदवार का चेहरा देखना होगा। ओह! पासपोर्ट की फोटो मिलानी होगी, होलोग्राम चेक करना होगा और रजिस्टर में मैनुअल एंट्री करनी होगी। बाप रे! एक इंसान को चेक करने में कम से कम 2 मिनट लगेंगे। अरे! 1 लाख उम्मीदवार और हर किसी पर 2 मिनट, ये तो परीक्षा शुरू होने से पहले ही सिस्टम को जाम कर देगा। बिल्कुल। इसीलिए वो 1 घंटे की शर्त ना एक लॉजिस्टिक एडजस्टमेंट है। हाँ, मैं समझा। सिस्टम आपको रोक नहीं रहा है, वो बस अपनी मैनुअल चेकिंग के लिए समय निकाल रहा है। ये प्रशासनिक दक्षता का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब सिस्टम पहले से ही अपना समय बचा रहा है। बहुत ही स्मार्ट है ना? अब पहचान साबित करने के बाद उम्मीदवार प्रवेश करता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले सेक्शन में। सबसे डरावना सेक्शन। सच में।
ईमानदारी से कहूं तो ये हिस्सा मुझे एक डिजिटल माइंडफील्ड जैसा लगा, जहां एक छोटी सी गलती जैसे कीबोर्ड का एक गलत बटन दबना फॉर्म को हमेशा के लिए रिजेक्ट करवा सकती है। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना, वो ये है कि सिस्टम उम्मीदवार के अटेंशन टू डिटेल को परखता है। बिल्कुल। फाइलों का आकार 50 से 300 केबी के बीच और सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। लेकिन असली खेल फाइलों के नामकरण यानी नेमिंग कन्वेंशन में है। हाँ, ये तो मुझे किसी सीक्रेट क्लब के पासवर्ड जैसा लगा। सही कहा। मतलब अगर 10वीं का सर्टिफिकेट है तो फाइल का नाम बिल्कुल बोर्ड सर्टिफिकेट ही होना चाहिए। एकदम सेम स्पेलिंग। ग्रेजुएशन के लिए बैचलर सर्टिफिकेट और जाति प्रमाण पत्र के लिए कास्ट सर्टिफिकेट। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि नाम में इतनी सख्ती क्यों। मैं तकनीकी पहलू समझाती हूँ, क्योंकि पर्दे के पीछे कोई इंसान इन फाइलों को बैठकर नहीं पढ़ रहा है। अच्छा। यूपीएससी के सर्वर्स ऑटोमेटेड पार्सिंग स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होता है? ये स्क्रिप्ट्स रेगुलर एक्सप्रेशंस या रेजेक्स पर काम करती हैं। ये एक कोडिंग तकनीक है जो कैरेक्टर्स के एक सटीक पैटर्न को ढूंढती है। अच्छा। तो अगर मैंने बोर्ड और सर्टिफिकेट के बीच में अंडरस्कोर की जगह सिर्फ स्पेस दे दिया तो क्या होगा? तो वो कंप्यूटर स्क्रिप्ट उसे नल या अमान्य मान लेगी। सीधा रिजेक्ट। हाँ। एक इंसान देखकर समझ सकता है कि स्पेस गलती से आ गया है, लेकिन एक मशीन के लिए बोर्ड सर्टिफिकेट और बोर्ड सर्टिफिकेट दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। ओह माय गॉड। अगर आपने अंडरस्कोर नहीं लगाया तो मशीन को वो फाइल मिलेगी ही नहीं जो उसे चाहिए। ये तो बहुत सख्त है। ये मानवीय गलतियां टाइपों को पूरी तरह से खारिज करने का तरीका है। सोचिए, कोई उम्मीदवार महीनों से इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था के भारी भरकम कॉन्सेप्ट्स रट रहा है, लेकिन फॉर्म भरते समय एक अंडरस्कोर न लगाने की वजह से उसका करियर अटक गया है। बिल्कुल। ये तो कोडिंग में एक सेमीकोलन भूल जाने पर पूरे सॉफ्टवेयर के क्रैश होने जैसा है। एकदम सही तुलना की आपने। और ये सख्ती यहीं खत्म नहीं होती। और भी कुछ है? हाँ, अगर कोई उम्मीदवार ओबीसी के तहत आवेदन कर रहा है, मतलब नॉन क्रीमी लेयर, तो उन्हें बाकायदा एनसीबीसी की वेबसाइट पर जाकर सेंट्रल लिस्ट से अपना सीरियल नंबर ढूंढना होता है। ओके। इसके साथ ही सर्टिफिकेट जारी करने वाले अधिकारी का पद, जैसे कलेक्ट्रेट ऑफिस या तहसीलदार, बिल्कुल सटीक दर्ज करना होता है। इसका तकनीकी कारण क्या है? क्या वो हर एक तहसीलदार को कॉल करके पूछने वाले हैं? कॉल नहीं, लेकिन वो डेटाबेस क्रॉस रेफरेंस जरूर कर सकते हैं। अच्छा है। ये एक भावी प्रशासक के लिए चेतावनी है कि सरकार में एक छोटे से कॉमा या अंडरस्कोर की गलती से नीतियां बदल सकती हैं। आपको सतर्क रहना होगा। बाप रे। ठीक है, तो हमने पीडीएफ अपलोड कर दिया, अंडरस्कोर भी लगा दिया, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पीडीएफ अपलोड करना तो अब पुराने जमाने की बात हो गई है। हाँ, अब सिस्टम बदल गया है। यूपीएससी 2026 का ये फॉर्म रियल टाइम पहचान के एक नए युग में कदम रख चुका है। बिल्कुल। मैं बात कर रहा हूँ लाइव फोटो और ट्रिपल सिग्नेचर की। ये इस बार के सिस्टम का सबसे बड़ा सिक्योरिटी अपग्रेड है। तो होता ये है कि उम्मीदवार को अपनी एक लेटेस्ट फोटो तो अपलोड करनी है जिसमें 75% चेहरा दिखे, लेकिन इसके बाद स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड फ्लैश होता है। जी। आपको अपना मोबाइल उठाना है, उसे स्कैन करना है, जो आपको सीधा एक वेब कैम या मोबाइल कैमरे के लिंक पर ले जाता है। राइट। और वहां से आपको अपनी लाइव फोटो खींचनी होती है। इस फोटो में आपका चेहरा फ्रेम के 80% हिस्से को कवर करना चाहिए। ये प्रक्रिया ना ये सुनिश्चित करती है कि जिस व्यक्ति के दस्तावेज अपलोड हुए हैं वही व्यक्ति उसी वक्त सिस्टम के सामने बैठा है। मतलब कोई फेक इंसान नहीं बैठा। हाँ, पहले लोग किसी और की फोटो चिपकाकर प्रॉक्सी बैठा देते थे एग्जाम में। अरे हाँ, वो मुन्ना भाई वाला सीन। हाँ बिल्कुल। अब रियल टाइम वेबकैम कैप्चर से उस धोखाधड़ी की गुंजाइश लगभग खत्म हो गई। यार, लाइव फोटो तो समझ में आता है, लेकिन जो चीज मुझे सच में अजीब लगी वो है ट्रिपल सिग्नेचर का नियम। अजीब क्यों? मतलब उम्मीदवार को एक विशेष फॉर्मेट डाउनलोड करना है, सफेद कागज पर काले पेन से 1, 2 नहीं बल्कि पूरे 3 बार हस्ताक्षर करने हैं। हाँ, नंबर 1, 2 और 3 के सामने। आज के जमाने में जब हमारे पास फेस आईडी और थंबप्रिंट स्कैनर है तो 3 बार साइन करना थोड़ा सदियों पुराना तरीका नहीं लगता? दिखने में लगता है। मुझे तो ये किसी प्राचीन जादुई समझौते जैसा लगा जहां आपको 3 बार कसम खानी पड़ती है। मैं बताती हूँ, ये प्राचीन लग सकता है लेकिन इसके पीछे का विज्ञान पूरी तरह से एडवांस्ड बायोमेट्रिक्स पर आधारित है। अच्छा। इसे मशीन लर्निंग के ट्रेनिंग डेटा की तरह समझिए। ट्रेनिंग डेटा? वो कैसे? जब आप अपने स्मार्टफोन में फेस आईडी सेट करते हैं तो फोन आपसे क्या कहता है? अपना चेहरा गोल घुमाए। बिल्कुल। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि आपके चेहरे का 3D मॉडल बना सके।
इंसान कभी भी 2 बार बिल्कुल एक जैसा हस्ताक्षर नहीं कर सकता। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क तो आता ही है। अगर 2 साइन 100% मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो फोटोशॉप किए गए हैं। ओहो। जब यूपीएससी आपसे 3 बार हस्ताक्षर करवाता है तो पीछे बैठा ओसीआर सॉफ्टवेयर आपकी लिखावट की स्वाभाविक विविधताओं को पढ़ता है। OCR मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। जी मतलब वो मेरे पेन के दबाव और अक्षरों के झुकाव को रिकॉर्ड कर रहा है। बिल्कुल, वो आपके स्ट्रोक डायनामिक्स की एक बेसलाइन तैयार कर रहा है। क्या बात है। भविष्य में अगर परीक्षा हॉल में या इंटरव्यू के दौरान सिग्नेचर में कोई जालसाजी होती है तो इन 3 सैंपल्स के आधार पर बनी 3D प्रोफाइल उसे तुरंत पकड़ लेगी। आप एक साइन की नकल कर सकते हैं, लेकिन 3 बार लिखते समय उंगलियों के उस स्वाभाविक तनाव की नकल करना असंभव है। ये तो सच में दिमाग हिला देने वाला है ना? हम सोच रहे हैं कि हम सिर्फ एक फॉर्म भर रहे हैं और उधर सिस्टम हमारे हाथ की उंगलियों की मसल मेमोरी का डेटाबेस बना रहा है। बिल्कुल। अब जब सिस्टम ये जान चुका है कि उम्मीदवार कौन है, कैसा दिखता है और कैसा लिखता है, तो फॉर्म की दिशा एकदम 180 डिग्री घूम जाती है। अब हम आते हैं सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण वाले हिस्से पर। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो ये फॉर्म का वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा डेटा रिच है। बिल्कुल, मैं बता नहीं सकता कि ये हिस्सा कितना विस्तृत है। इसमें पूछा जाता है कि माता-पिता की शिक्षा क्या है, उनका पेशा क्या है, सालाना आय कितनी है। जी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर किसी की मां गृहिणी है तो बाकायदा अदर विकल्प चुनकर बॉक्स में हाउसवाइफ टाइप करना होता है और आय को शून्य दिखाना होता है। और निवास स्थान का ब्यौरा भी देना होता है जी। कि आप ग्रामीण इलाके से हैं या शहरी। हाँ, स्कूलिंग का माध्यम क्या रहा है, हिंदी, अंग्रेजी या कोई क्षेत्रीय भाषा। क्या उम्मीदवार अभी कहीं नौकरी कर रहे हैं या पूरी तरह बेरोजगार हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो इस परीक्षा की तैयारी के लिए कोई कोचिंग ले रहे हैं या नहीं। ये बहुत जरूरी डेटा पॉइंट है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, सिस्टम को इस बात से क्या लेना देना कि मेरी माँ हाउसवाइफ है या मैंने कोचिंग ली है। क्या ये डेटा सिलेक्शन को प्रभावित करता है? क्या ये कोई बायस या फिल्टर बना रहा है? देखिए, सुनने वालों को ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इस डेटा का आपके चयन या मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, पक्का? 100%। कॉपी चेक करने वाले सॉफ्टवेयर या इंटरव्यू बोर्ड के पास ये जानकारी कभी नहीं जाती। तो फिर ये सब क्यों? असल में ये एक विशाल जनसांख्यिकीय रिसर्च प्रोजेक्ट है। रिसर्च प्रोजेक्ट? यूपीएससी के फॉर्म में? बिल्कुल। सरकार और नीति निर्माताओं को ये समझना होता है कि देश में सामाजिक आर्थिक गतिशीलता कैसे काम कर रही है। मतलब सोशल मोबिलिटी। हाँ, मान लीजिए डेटा दिखाता है कि पिछले 5 सालों में ऐसे उम्मीदवारों का चयन बढ़ा है जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं और जिन्होंने कोई महंगी कोचिंग नहीं ली है। तो ये इस बात का सबूत है कि इंटरनेट की पहुंच और डिजिटल एजुकेशन काम कर रही है। ओह, तो ये जानने के लिए है कि क्या अफसर सब तक पहुंच रहे हैं। सही कहा। अगर ज्यादातर सफल उम्मीदवार सिर्फ शहरों से और कोचिंग बैकग्राउंड वाले आ रहे हैं तो सरकार को अपनी शिक्षा नीतियों में सुधार करना होगा। ये तो बहुत लॉजिकल है। इसके अलावा फॉर्म में ये भी पूछा जाता है कि आपको इस वैकेंसी की जानकारी कहाँ से मिली, अखबार से या रोजगार समाचार से। हाँ, मैंने भी देखा था ये ऑप्शन। ये जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय को बताती है कि उनका विज्ञापन बजट सही जगह खर्च हो रहा है या नहीं। क्या बात है। आप सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं है, आप भारत के बदलते डेमोग्राफिक नक्शे का एक डेटा पॉइंट है। ये वाकई एक अलग नजरिया है। फॉर्म भरने वाला खुद को एक घबराया हुआ कैंडिडेट समझता है, लेकिन वो देश की नीतियां बनाने में अनजाने में मदद कर रहा है। बिल्कुल। चलिए अब फॉर्म के आखिरी और शायद सबसे तनावपूर्ण पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। प्रेफरेंस वाला सेक्शन। हाँ, अपने अतीत और वर्तमान का इतना विस्तृत ब्यौरा देने के बाद अब वक्त है अपने भविष्य को चुनने का। और यहीं पर उम्मीदवार की महत्वाकांक्षा और उसकी वैचारिक स्पष्टता का असली टेस्ट होता है। इस आखिरी सेक्शन में ना पेपर 1 से 5 तक के लिए भाषा का माध्यम चुनना होता है। फिर पेपर 6 और 7 के लिए अपने वैकल्पिक विषय का चुनाव करना होता है, मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। जी। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा दिमाग की कसरत करवाती है वो है कुल 23 पदों के लिए अपनी प्राथमिकता तय करना। प्रेफरेंस लिस्ट। हाँ, प्रेफरेंस 1 पर IAS, प्रेफरेंस 2 पर IPS, इस तरह पूरे 23 पदों को एक क्रम में लगाना होता है। ये प्राथमिकता सूची ना सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। तो क्या है? ये एक मनोवैज्ञानिक रिफ्लेक्शन है। मतलब आप क्या बनना चाहते हैं उससे ज्यादा ये अहम है कि आप क्या नहीं बनना चाहते। यही मेरा पॉइंट था। फॉर्म में एक विकल्प नॉट ऑप्ट का भी है। हाँ? अगर किसी को कोई खास सर्विस, मान लीजिए पोस्टल सर्विस, नहीं चाहिए तो वो नॉट ऑप्ट चुन सकता है। बिल्कुल चुन सकता है। लेकिन क्या ऐसा करना बोर्ड के सामने एक नकारात्मक छवि नहीं बनाता?
क्या ऐसा नहीं लगेगा कि उम्मीदवार में लचीलापन नहीं है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है? नहीं, प्रशासनिक नजरिया इससे बिल्कुल उलट है। अच्छा। एक प्रशासक को स्पष्ट होना चाहिए। अगर आपका विजन क्लियर है कि आपको पुलिस सर्विस में नहीं जाना है क्योंकि आपका स्वभाव उसके अनुकूल नहीं है, तो नॉट ऑप्ट चुनना आपकी ईमानदारी और स्पष्टता को दर्शाता है। वाह। सिस्टम उस उम्मीदवार को ज्यादा सम्मान देता है जो अपनी सीमाओं को जानता है, बजाय उसके जो बस नौकरी पाने के लालच में हर बॉक्स पर टिक कर दे। ये नजरिया तो बहुत ही सुलझावा हुआ है। हाँ, और इसके बाद आता है फॉर्म का सबसे आखिरी स्टेप, पेमेंट। सबसे जरूरी स्टेप। बिल्कुल। और यहां आकर मुझे इस पूरे फॉर्म का एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखाई दिया, मतलब एक पैराडॉक्स। कैसा विरोधाभास? एक तरफ ये फॉर्म इतना सख्त है कि अगर मैंने फाइल के नाम में एक अंडरस्कोर छोड़ दिया या मेरी फोटो में चेहरा 79% ही दिख रहा है, तो सिस्टम बेरहमी से मुझे बाहर फेंक देगा। हाँ, बिल्कुल रिजेक्ट कर देगा। लेकिन जब बात पैसे देने की आती है तो सिस्टम एकदम मक्खन की तरह मुलायम हो जाता है। अच्छा। नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है और सबसे शानदार यूपीआई का विकल्प है। ये तो है। बस स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड आया, फोन से स्कैन किया और चुटकियों में पेमेंट डन। यही आज के डिजिटल इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है। एकदम स्मूथ। ये दिखाता है कि एक ही सिस्टम एक ही वक्त में कितना कड़ा और कितना लचीला हो सकता है। सही बात है। जहां डेटा की सटीकता और सुरक्षा की बात है, वहां ये लोहे जैसा सख्त है। लेकिन जब यूजर एक्सपीरियंस और वित्तीय लेनदेन की बात है, वहां ये पानी की तरह बहता है। बिल्कुल सही कहा। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को एक जगह समेट कर देखें तो ये किसी डिजिटल रोलर कोस्टर से कम नहीं थी। बिल्कुल। एक साधारण से यूआरएन से शुरुआत होती है, फिर हम देखते हैं कि कैसे सिस्टम आधार वेरिफिकेशन से हर उम्मीदवार का 2 मिनट बचाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने का वो जाल जहां रिजेक्ट्स के जरिए अंडरस्कोर की अहमियत साबित होती है। जी। फिर 80% चेहरे वाली लाइव फोटो और उस बायोमेट्रिक 3D मॉडल वाले ट्रिपल सिग्नेचर का विज्ञान। और डेमोग्राफिक डेटा। हाँ, देश की डेमोग्राफी के लिए वो गहरा सामाजिक आर्थिक डेटा देना और अपने सपनों की 23 नौकरियों की लिस्ट बनाना। ये पूरी प्रक्रिया अपने आप में एक मास्टर क्लास है। जो भी उम्मीदवार हमें सुन रहे हैं ना, उनके लिए यहाँ सबसे बड़ा सबक ये है कि ये फॉर्म भरना कोई बोरिंग क्लर्क वाला काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में यूपीएससी के सिलेबस का पहला अनकहा चैप्टर है। छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना, हर निर्देश को उसी तरह फॉलो करना जैसा वो लिखा गया है, ये एक भावी प्रशासक का पहला गुण है। एकदम सही। अगर एक उम्मीदवार एक पीडीएफ फाइल को सही नाम नहीं दे सकता, तो वो भविष्य में एक पूरे जिले का बजट कैसे मैनेज करेगा? ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है और इसी बात से ना मेरे दिमाग में तकनीक के भविष्य को लेकर एक तस्वीर बन रही है। कैसी तस्वीर? जरा सोचिए, आज हम इस बात पे हैरान हैं कि सिस्टम 80% चेहरे को लाइव स्क्रीन कर रहा है या 3 हस्ताक्षरों से हैंडराइटिंग का 3D मॉडल बना रहा है। हाँ, ये तो अभी हो रहा है। लेकिन तकनीक जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, क्या ये संभव नहीं है कि आने वाले भविष्य में ये सारा प्रोसेस किसी अत्याधुनिक एआई के हवाले कर दिया जाए? एआई के हवाले मतलब फॉर्म की चेकिंग एआई करेगा? सिर्फ चेकिंग नहीं, कल्पना कीजिए कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपका वेब कैम सिर्फ आपकी लाइव फोटो नहीं ले रहा है। तो और क्या कर रहा है? वो रियल टाइम में ये भी मॉनिटर कर रहा है कि फॉर्म भरते समय आपके चेहरे के माइक्रो एक्सप्रेशंस, मतलब सूक्ष्म भाव कैसे बदल रहे हैं। अरे बाप रे। जब आप उन 23 पदों की प्राथमिकता तय कर रहे थे तो आपकी आंखों की पुतलियां कितनी फैली हुई थी। ओह माय गॉड। क्या आप घबराए हुए थे? क्या ट्रिपल सिग्नेचर करते समय आपके हाथ कांप रहे थे जिसे आपके माउस या कीबोर्ड के स्ट्रोक्स ने पकड़ लिया? मतलब फॉर्म भरते समय ही स्ट्रेस टेस्ट हो रहा है? बिल्कुल। हम जानते हैं कि सिविल सेवाओं में असली चुनौती ज्ञान की नहीं बल्कि भारी दबाव में सही फैसले लेने की होती है। ये तो है। क्या पता आज फॉर्म भरते समय जो लाखों डेटा पॉइंट्स इकट्ठे हो रहे हैं वे किसी मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन कर रहे हो। एक ऐसा मॉडल जो भविष्य में ये तय करने में मदद करे कि किस उम्मीदवार का नर्वस सिस्टम एक जिले की कमान संभालने के लिए सबसे उपयुक्त है। मतलब सब कुछ डिजिटल? चयन की प्रक्रिया इंटरव्यू रूम में नहीं बल्कि आपके लैपटॉप के सामने बैठे होने के उन 45 मिनटों में ही शुरू हो जाए। यार, ये विचार जितना चौंकाने वाला है ना, तकनीकी रूप से उतना ही संभव भी है। बिल्कुल संभव है। एक साधारण से डिजिटल रजिस्ट्रेशन से लेकर हैंडराइटिंग की 3D प्रोफाइलिंग और भविष्य के एआई स्ट्रेस एनालिसिस तक, ये वाकई एक ऐसा सफर है जिस पर बहुत गहराई से सोचा जा सकता है।
मुझे पूरा यकीन है कि अगली बार जब कोई भी उम्मीदवार इस तरह का कोई फॉर्म भरेगा ना, तो वो उस स्क्रीन को, उन नियमों को और उस वेबकैम को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखेगा। और देखना भी चाहिए, क्योंकि जैसा हमने शुरुआत में कहा था, परीक्षा हमेशा फॉर्म भरने से ही शुरू होती है। सच में सोचने के लिए बहुत कुछ है। तो बस इसी विचार के साथ हम आज की इस गहरी और दिलचस्प चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए और हमेशा उस अंडरस्कोर का ध्यान रखिए।